I hope so life is good to you. Our today's lecture is about depreciation. देखिए, जब हम depreciation की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि before we understand depreciation, we should understand the nature of fixed assets. The fixed assets are also known as non-current assets. Non-current assets या फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू को जनरेट करने में मदद देते हैं. फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं. फॉर्चुनेटली एट द मोमेंट वी आर डूइंग ए वर्क इन सच अ वे कि जिसके लिए मैं हमेशा एक सेंटेंस इस्तेमाल करता हूँ, दो वर्ड्स इस्तेमाल करता हूँ, डबल डिलाइट. डबल डिलाइट का मतलब ये हुआ कि दो खुशियाँ एक साथ मिल रही हैं हमें. तो इस वक्त जो है पीएफ किट की ऑनलाइन क्लास चल रही है जूम पर, एज वेल एज रिकॉर्डिंग हो रही है जनाब आली यूट्यूब पे, और इस रिकॉर्डिंग से तमाम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं. आई कम बैक. सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट फिक्स्ड एसेट्स, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये नॉन करंट एसेट्स होते हैं और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का बाइस बनते हैं. दिस इज़ द रीज़न. आपको शायद याद हो कि क्लास में मैंने आपको कहा था कि अगर गन्ने का रस बनाने वाले के पास गन्ने का रस बनाने वाली मशीन नहीं होगी, सो हाउ कैन ही वर्क? फॉर दैट डेफिनेटली ही मस्ट हैव द मशीन. जब फिक्स एसेट्स की हम बात करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स्ड एसेट्स को एड्रेस करता है. IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 है. देर आर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स एंड दीज स्टैंडर्ड्स आर बेसिकली गाइडलाइंस फॉर इन स्पेसिफिक एरियाज. अब होता क्या है कि आप जब फिक्स एसेट्स को ख़रीदते हैं, हम एक स्टोरी बनाते हैं कि हमने आज एक फ़िक्स एसेट्स ख़रीदा, एक कार ख़रीदी. सो उस सबसे पहले उस स्टैंडर्ड का नाम है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये तीन चीज़ें वो हैं जिन पर हम डेप्रिसिएशन अप्लाई करते हैं, बट नॉट एट लैंड. ज़मीन पर हम नहीं अप्लाई करते क्योंकि ज़मीन एप्रिशिएट होती है. बिल्कुल उसी तरीके से मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि अपने आप को ह्यूमन कैपिटल बनाएं. आप क्या बनाएंगे? ह्यूमन कैपिटल बनाएंगे. जब ह्यूमन कैपिटल बनाएंगे, आप इन्वेस्टमेंट करें अपने अंदर. किस किस्म की इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड्स. सो जब हम फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि फिक्स एसेट्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं. ऑर्गेनाइजेशंस के पास जो होते हैं वो रेवेन्यू जनरेट करने का सबब बनते हैं. और अब हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं. I purchased a car for rupees 900,000 on 1st January 2010. 2010 में मैंने एक कार ख़रीदी जिसकी कीमत थी 9 लाख रुपए. मैंने पूछा उस दुकान वाले से कि इस गाड़ी की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, तो उसने मुझे ये बताया कि सर मुनव्वर, मुझे जनरली लोग सर मुनव्वर के नाम से ही पुकारते हैं. थैंक यू, आप लोग भी कहते हैं. आप लोगों से मोहब्बत का रिश्ता भी है, दोस्ती का रिश्ता भी है. सो जनाब आली कुछ हुआ ऐसे कि वो जो 9 लाख की गाड़ी मैंने ख़रीदी, जब मैंने पूछा दुकान वाले से कि भाई इसकी कोई स्पेसिफिकेशन बताएं, तो उसने कहा सर ये 10 साल चलेगी. 9 लाख की गाड़ी जो है, आसान कर देते हैं, 9 लाख की गाड़ी 9 साल चलेगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि हर साल उस गाड़ी से मैं 1 लाख रुपए की सर्विसेज लूँगा. मैंने पूछा भाई अगर मैं इसको बेचना चाहूँ 9 साल के बाद, उसने कहा 9 साल के बाद तो ये ख़त्म हो जाएगी एंड देयर विल बी नो स्क्रैप वैल्यू ऑफ दिस स्पेसिफिक कार. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट देयर इज़ सम स्पेसिफिक स्क्रैप वैल्यू ऑफ द कार. ये पॉसिबल है, लेकिन हम इस स्टोरी में एज्यूम ये कर रहे हैं कि हमारी इस कार की किसी किस्म की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है. एनीवेज, तो अब क्या हुआ? अब जनाब आली मैंने गाड़ी ख़रीद ली, और अब जो गाड़ी से मैं सर्विसेज ले रहा हूँ, सर्विसेज लेने का मतलब ये नहीं है कि उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट, सर्विसेज लेने का मतलब ये नहीं है कि उसकी पेट्रोल की कॉस्ट. सर्विसेज लेने का मतलब है कि मैं उसको चला रहा हूँ.
जनाब कभी मैं सीव्यू जा रहा हूँ, तो कभी मैं केमाड़ी जा रहा हूँ, तो कभी मैं नाज़ाबाद जा रहा हूँ, कभी गुलशन इकबाल जा रहा हूँ, तो कभी मैं मलिर जा रहा हूँ, तो कभी मैं टावर जा रहा हूँ। मैं मुख्तलिफ़ जगहों पर पूरे कराची में घूम फिर रहा हूँ, और कभी हैदराबाद भी चला जाता हूँ, करीब करीब है। तो बॉटम लाइन क्या हुई कि जनाब आली उस एसेस से आई एम रिसीविंग द सर्विसेज। हमें ये पता है कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वेन एवर यू रिसीव द सर्विसेज यू नीड टू रिकॉर्ड सम एक्सपेंस। क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि एक्सपेंस का ताल्लुक कैश से नहीं होता, एक्सपेंसेस का ताल्लुक सर्विसेज से होता है। तो आप सब इस बात से एग्री करेंगे कि व्हेन आई विल रिसीव द सर्विसेज फ्रॉम द कार आई नीड टू रिकॉर्ड सम एक्सपेंस, और उस एक्सपेंस का नाम होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सो डेप्रिसिएशन इज़ एन एक्सपेंस। तो अब पहला साल क्या हुआ कि मैंने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 100,000। क्या एक साल में गाड़ी की वैल्यू कम हुई या नहीं हुई? बिल्कुल कम हुई। तो इसका मतलब मुझे कहना चाहिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और कार क्रेडिट। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा वो ये बताता है कि जब कार की यूजेज की वजह से वैल्यू कम हो तो उस वक्त हम उसको कार को क्रेडिट यानी एसेट्स को क्रेडिट नहीं करते। तो भाई फिर मैं क्या क्रेडिट करूं? तो यहाँ एक नया अकाउंट आता है जिसका नाम है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। तो पहले साल में क्या हुआ कि मैंने डबल एंट्री बनाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 1 लाख रुपए, वो 1 लाख मैंने इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, और मैंने क्रेडिट किया ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एवरी डेबिट हैज़ ए क्रेडिट, और ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की वजह से मैंने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो कि उसका दूसरा नाम है वो मैंने क्रेडिट कर दिया। तो जब पहले साल की बैलेंस शीट बनी तो कुछ ऐसे बनी, कार 900,000 माइनस 100,000 अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो वो जो रिमेनिंग वैल्यू बची उसका नाम हुआ बुक वैल्यू ऑफ द कार। अगला साल आया, अगले साल फिर मैंने 1 लाख रुपए से रिकॉर्ड किया, एक्सपेंस अगले साल का 1 लाख रुपए हो गया, और अगले साल का प्रोविज़न जो था वो भी 1 लाख रुपए का रिकॉर्ड हुआ। लेकिन टोटल प्रोविज़न जो सेकेंड ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा वो 2 लाख से माइनस होगा। इसी तरीके से ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन था। हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस भी है, स्ट्रेट लाइन के बाद रिड्यूसिंग बैलेंस, इसे डिमिनिशिंग बैलेंस भी कहते हैं, इसे डिक्लाइनिंग बैलेंस भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है, इसे हम रिड्यूसिंग बैलेंस भी कहते हैं, इसी को रिड्यूसिंग, डिक्लाइनिंग, डिमिनिशिंग। इसके अलावा और भी मेथड है हमारे पास, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, यूनिट मेथड, आवरली मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, ऐसे बहुत सारे मेथड हैं। तो उन तमाम मेथड से मुख्तलिफ़ किस्म की एसेट्स की हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, आपने समझा डेप्रिसिएशन जो है वो टेंजिबल फिक्स एसेट्स पर कैलकुलेट होता है। जी नेक्स्ट दिखाइएगा। असल में स्क्रीन पे आपको दिखाऊं कि स्क्रीन पे बेसिकली आप देख सकते हैं ये जो हमारी बुक है उस बुक में बेसिकली हमारे पास जो है वो डेप्रिसिएशन की स्टोरी जो चल रही है उस स्टोरी में बेसिकली हमारे बुक है बिजनेस अकाउंटिंग 1 बाय फ्रैंकफर्ट, तो उसको हम फॉलो करें। शहरियार नेक्स्ट दिखाए प्लीज़, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो स्लाइड्स यस। इसके बाद जनाब आली वो पूछता है कि क्या डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है? टाइटल देता है जी डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन इज़ एन एक्सपेंस दैट इज़ नॉट दिस इज़ बेसिकली एन एक्सपेंस ड्यू टू विच कॉस्ट एलोकेट हो रही है, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट हो रही है। अब ज़रा नेक्स्ट देखेंगे कॉजेज़ ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसमें कॉजेज़ में हमारे पास है क्या, फिज़िकल डेटोरिएशन, यानी कि एसेट जो है वो फिज़िकली डेटोरिएट हो रहा है। तो हमें चाहिए कि मिसाल के तौर पे आप एक एसेट लेकर आए, आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, आपने उठा के स्टोर में रख दिया, बाय द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू तो कम हो जाएगी, डेटोरिएट करेगा। सो दैट इज़ व्हाट बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड डेटोरिएशन, फिजिकल डेटोरिएशन। उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर, बाज़ औक़ात इकोनॉमिकली ऑब्सोलेंस हो जाती है एसेट्स की। इसके बाद टाइम की वजह से भी एसेट्स जो है उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। इसके बाद एक टर्म है हमारे पास, ऐसे कई कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से एसेट्स की वैल्यू कम होती है। इसके अलावा हमारे पास एक टर्म है डिप्लीशन। डिप्लीशन डेप्रिसिएशन की बहन है, वही चीज़ है, लेकिन एक बात है वो ये कि डिप्लीशन वी रिकॉर्ड ऑन व्हाट, डिप्लीशन वी रिकॉर्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज।
मिसाल के तौर पे माइंस, वेल, कुआं जो होता है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस जो कि कोयले की खानें होती हैं, सोने की खानें होती हैं, उनकी वैल्यू क्या होता है, बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो एग्जॉस्ट होती चली जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन पर डेप्रिसिएशन निकलना चाहिए और उस डेप्रिसिएशन को हम कहते हैं डिप्लीशन। नेक्स्ट, लैंड इन बिल्डिंग। लैंड इन बिल्डिंग में लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगा, बिल्डिंग पर निकलेगा, बिल्डिंग की कॉस्ट कम होती जाएगी बाय द पैसेज ऑफ टाइम। लैंड एप्रिशिएट करती है, बट उस एप्रिसिएशन को हम स्पेसिफिक वजूहत के बावजूद, अगर स्पेसिफिक वजह हो तो हम दिखाते हैं, अगर हमें इंस्ट्रक्शंस हो, कोई स्पेसिफिक रीजंस हो तो हम एप्रिसिएशन दिखाएंगे, वरना हम एप्रिसिएशन नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट, जब हम नेक्स्ट पे चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि जनाब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज ए कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। ये एसेट की वैल्यू को कम करता है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले साल में एक्सपेंस कितना था, 1 लाख, प्रोविजन कितना था, 1 लाख। दूसरे साल का एक्सपेंस कितना था, 1 लाख। दूसरे साल का प्रोविजन कितना था, 1 लाख, लेकिन दूसरे साल तक प्रोविजन कितना था, 2 लाख। इसका मतलब प्रोविजन जमा होता चला जाता है, और जब वो जमा होता चला जाता है, ऐड होता चला जाता है, तो वो कहलाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो रहा है। नेक्स्ट, असल में ये जो है वो एलोकेशन ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट कम होती चली जाइए, एसेट की कॉस्ट कम हो रही है ना। देखिए पहले साल आपकी कॉस्ट कितनी कम होकर रह गई, 9 लाख में से 1 लाख गया तो 8 लाख। 5 सालों में 5 लाख की कॉस्ट कम हो गई तो 4 लाख कॉस्ट बच गई। तो जो कॉस्ट बच जाती है उसका नाम होता है बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं, कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं उसको। और कैरिंग वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट और भी होता है कि बाज़ औक़ात हमारी जो बुक वैल्यू होती है और बाज़ औक़ात जो कैरिंग वैल्यू होती है, कौन सी कैरिंग वैल्यू, वो वैल्यू जो स्पेसिफिक हमें मार्केट में मिल रही हो, मार्केट वैल्यू, तो उससे हम जब बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं और अगर हमारी कैरिंग वैल्यू जो है वो हमें मिलती है तो हम कैरिंग वैल्यू दिखाते हैं। आपको फिलहाल इतना नहीं समझना, आपको ये समझना है कि बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है। बुक वैल्यू इज़ द वैल्यू विच इज़ द रिमेनिंग वैल्यू आफ्टर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कई साल का डेप्रिसिएशन मिलाकर। इसके बाद मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड 2 तरीके से निकाला जाता है। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज ऑन कॉस्ट, ये याद रखना है। सो जो स्ट्रेट लाइन का जो फार्मूला है, स्ट्रेट लाइन मेथड जनरली अप्लाई होता है उन एसेट्स पर जिनमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती है। एक स्पेसिफिक टाइम से हर साल उतनी ही वैल्यू लेते रहेंगे। कार पे हम रिड्यूसिंग बैलेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई सोफ़ा है, कोई फर्नीचर है, पीस ऑफ फर्नीचर है, उस पर हम स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे सुनिए, स्ट्रेट लाइन मेथड जो है उसका फार्मूला क्या है। सबसे पहले हम कॉस्ट लेते हैं, इनिशियल कॉस्ट, जो कि हमारी लिखी हुई होती है कहाँ पर, जो कि लिखी हुई होती है हमारी इनवाइस में। इनवाइस, क्योंकि आप कैसे फैसला करेंगे 5 साल के बाद कि उसकी कॉस्ट कितनी थी। आप कुछ कॉस्ट बताएंगे, मैं कुछ कॉस्ट बताऊंगा, अली कुछ कॉस्ट बताएंगे, शहरियार कुछ और कॉस्ट बताएंगे, जनाब अस्मा कुछ और कॉस्ट बताएंगी, तो सब लोग अलग अलग कॉस्ट बताएंगे। तो यहाँ तो सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, जबकि अकाउंटिंग में हमें ऑब्जेक्टिविटी देखनी है। तो कॉस्ट में से हम क्या करते हैं कि स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देते हैं। फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट रखेंगे जो कि हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट में थी, उसमें से हम माइनस क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। एस्टिमेटेड या स्क्रैप वैल्यू को जब हम माइनस कर देते हैं, जो कि हमें साल के शुरू में ही एट द टाइम ऑफ परचेज पता चल जाती है, तो फिर जो वैल्यू आती है उस वैल्यू का नाम होता है डेप्रिशिएबल वैल्यू। किताब में नहीं दिया हुआ, लेकिन उसको कहते हैं डेप्रिशिएबल वैल्यू। और उसको हम नंबर ऑफ़ ईयर्स पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हर साल का डेप्रिसिएशन आ जाता है। इसे कहते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारी पॉलिसी ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। अगर हम हर साल का डेप्रिसिएशन इर्रिस्पेक्टिवली इस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमने जनवरी में नहीं ख़रीदी, हमने तो ख़रीदी फॉर एग्जांपल 2010 में मार्च में। सो 1 मार्च से टिल दिसंबर तक 10 महीने का डेप्रिसिएशन बना, तो हमें 2010 में 10 महीने का डेप्रिसिएशन बनाना, रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर हमारी पॉलिसी जो है वो है मंथली पॉलिसी, 2011 में पूरे साल का करेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात अकाउंटेंट्स इस तरह भी करते हैं कि वो पूरे साल का डेप्रिसिएशन पहले साल रिकॉर्ड कर लेते हैं, इर्रिस्पेक्टिवली कि हमने मशीन कब ख़रीदी हुई। तो 2010 में हम पूरे साल का रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन, जबकि हमने सर्विसेज जो ली है वो तो 10 महीने के लिए हैं।
तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगी वो तो 10 महीने की होगी। तो रेवेन्यू और एक्सपेंस को जब एक साथ मैच करते हैं तो हम कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा, और हो सकता है कि 9वें साल हमने उस मशीन को जो है वो पूरा साल रख कर बेचा, तो हमारी पॉलिसी है इन द ईयर ऑफ परचेज फुल डेप्रिसिएशन, इन द ईयर ऑफ सेल नो डेप्रिसिएशन, और वाइस वर्सा। तो ये पॉलिसी मैटर हम जो है वो बड़े आराम से समझ सकते हैं IAS 16 को पढ़ के। यहाँ मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। 2 पॉलिसीज हैं, मंथली पॉलिसी और सेकंड है इन द ईयर ऑफ परचेज फुल डेप्रिसिएशन, इन द ईयर ऑफ सेल नो डेप्रिसिएशन। बैलेंसिंग, इसके बाद है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड दिखाइएगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम एसेट्स को, जो आप एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, एक हमारे पास एसेट की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 10,000 थी। एक फिक्स परसेंटेज गिवन है, हम उस फिक्स परसेंटेज को अप्लाई करेंगे, और जब परसेंटेज अप्लाई होगी तो उस कॉस्ट के ऊपर पहले साल अगर 20% है तो 10,000 का 20% कितना बना, 2,000 रुपये। तो हमने 2,000 कम कर दिया, तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी बनी, 8,000। अब अगले साल जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो 10,000 रुपये नहीं होगा, वो 8,000 रुपये होगा। यानी हर साल हम बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, हर साल हम बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते चले जाते हैं, और आखिर में हमें एक वैल्यू मिल जाती है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड हो चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो। उस वैल्यू को हम कहते हैं हमारी फाइनली बुक वैल्यू होती है, और वही हमारी एसेट की स्क्रैप वैल्यू हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। एक फार्मूला है कैलकुलेट करने का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। इस फार्मूले के तहत हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट दिखाइएगा जी, हमारे पास और नेक्स्ट दिखाइए, ठीक है जी। और हम आगे चलते हैं। चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड करता है। अगर हमारा फिक्स एसेट जो है ऐसा एसेट है जिनके अंदर टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करेंगे, और वरना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम अगर टेक्नोलॉजी है लैपटॉप है तो साल के शुरू के सालों में अब ज़्यादा लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, साल के आखिर में आप अपना आस्ते आस्ते उसकी जो है वैल्यू कम होती चली जाएगी। किसकी? जल्दी कम होती जाएगी इसकी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। लेकिन एक बात है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है ना। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। बुढ़ी औरत ज़्यादा मेकअप करती है। बुढ़ी औरत को खड़ा होना है ना लाइफ के अंदर, वो बेचारी बूढ़ी खातून जो है वो अच्छा करके बोलना चाहिए, बूढ़ी खातून ज़्यादा मेकअप करेंगी। क्यों? इसलिए कि उनको खड़ा होना है। लिहाजा मेंटेनेंस कॉस्ट जो हमारी होगी वो ऐसे जल्दी बूढ़ा हो गया तो लिहाजा उसको जो है वो मेकअप जल्दी करना होगा, है ना। मैं अच्छे से तैयार होना है, बूढ़ा आदमी हूँ ना, बूढ़ा आदमी हूँ मैं, तो आप लोग तो बस मुँह धोया तो बस सेट हो गए, ठीक है। क्रीम पान भी बनाने हैं, सब करना है। तो अब देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आप देखें हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल रहा है। एक एसेट था हमारे पास 8,000 की कॉस्ट थी और 4 साल चलेगा, स्क्रैप वैल्यू उसने दी हुई है हमारे पास 500 रुपये, और हम अगर उसको माइनस करेंगे, स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे कॉस्ट में से, ईयर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा, और हर साल हम 1875 माइनस करते करते 500 पे पहुंच जाएंगे। और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो हम हर साल जो है वो कॉस्ट का 50% लेते चले जाएंगे, और अगले सालों में बुक वैल्यू पर कैलकुलेट करते जाएंगे, तो वहाँ भी आ जाएगा हमारे पास आखिर में रिड्यूस वो 500। लेकिन देखिए दोनों मेथड में एक्सपेंसेस अलग अलग आ रहे हैं हर साल के। नेक्स्ट बताइए जनाब। इसके बाद डेप्रिसिएशन जो है वो प्रोविज़न है, और वो एसेट बॉट और सोल्ड। जी, डेप्रिसिएशन का जो प्रोविज़न है, जब एसेट को हम बेचते हैं तो हम उसको रिवर्स करते हैं। अगले चैप्टर में आपको मैं एक और लेक्चर दूंगा जिसमें हम डबल एंट्री डेप्रिसिएशन की सीखेंगे। यहाँ डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री नहीं सीखी, सिर्फ एक एंट्री बनाई, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। आगे बताइए नेक्स्ट। अदर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड हैं, और वो मेथड जो है बेसिकली हम लर्न करेंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। और दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर नंबर 26। थैंक यू वेरी मच। आई होप सो कि आपने एंजॉय किया, एंड आई विल अपलोड दिस स्पेसिफिक वीडियो ऑन यूट्यूब। अगर किसी को कुछ ना समझ में आए, यू कैन ऑलवेज शूट मी एन ईमेल accounts teacher@gmail.com। अस्सलाम वालेकुम।